हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये मेरा 5th लेक्चर है एमसीक्यू का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने हर लेक्चर में आपको 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि हर बार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। सही फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड किस बायस में प्रकाश उत्सर्जित करता है? दोस्तों, प्रकाश उत्सर्जक डायोड को बोलते हैं एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। सही फ्रेंड्स, ये पूछना चाहता है कि एलईडी जो होती है किस बायस में ऑपरेट होती है यानी वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, जो एलईडी होती है वो ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में लाइट एमिट करती है। सही फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आइडियल डायोड का नी वोल्टेज होता है। सही फ्रेंड्स, तो नी वोल्टेज हमने आपको बताया था कि जैसे कि आपका जब कोई सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो नी वोल्टेज क्या था कि जैसे कोई आप एक वीआई कैरेक्टरिस्टिक खींचते थे, तो जहां से आप जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाते थे, टाइम के बाद करंट बहुत तेजी से बढ़ जाती थी। सही फ्रेंड्स, अगर देखा जाए ये हमारा वोल्टेज का ग्राफ है और ये करंट का ग्राफ है, तो जिस वोल्टेज पे करंट बहुत तेजी से दोस्तों ये बढ़ने लगती है, ये करंट जहां से करंट बढ़ना चल स्टार्ट हुई, दिस इज न्यू वोल्टेज। अगर देखा जाए कि अगर बात करें दोस्तों जर्मेनियम के केस में, तो जर्मेनियम के केस में जो नी वोल्ट होता है दोस्तों वो 0.3 वोल्ट होता है। और दोस्तों अगर बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का जो नी वोल्टेज होता है वो नी वोल्टेज होता है। सही फ्रेंड्स, ये हमारा 0.7 वोल्ट होता है। सही फ्रेंड्स, अगर बात करें कि एक आइडियल डायोड की, तो दोस्तों एक आइडियल डायोड का वी आई अवलक्षण जब खींचते हैं तो ये कुछ बनता है, दिस इज वी, दिस इज आई। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो इसका नी वोल्टेज करंट देखिए सडनली जीरो पे ही स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एक आइडियल, क्योंकि इसका रजिस्टेंस आइडियल जो हमारा डायोड होता है, एक आदर्श डायोड, उसका इनपुट रेजिस्टेंस जो है दोस्तों वो जीरो होता है। तो रेजिस्टेंस बहुत कम होने के कारण जो नी वोल्टेज होता है दोस्तों वो भी क्या होता है, शून्य होता है। सही फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस परिपथ का इकाई शक्ति गुणक होता है? दोस्तों, इकाई शक्ति गुणांक का मतलब है यूनिटी पावर फैक्टर। सही फ्रेंड्स, यानी पावर फैक्टर किसका 1 होता है? तो देखिए, जब बात करते हैं इंडक्टर की, सही दोस्तों, प्रेरक, इंडक्टर का मतलब होता है दोस्तों वहां पे लैगिंग पावर फैक्टर पे कार्य करता है। अब बात करते हैं इंडक्टर में कौन से लोड होंगे, जब कोई हमारा क्वाइल है, क्वाइल संबंधित जो भी बाइंडिंग है, मोटर है। सही दोस्तों, अगर मोटर की बात करें जिससे उसमें क्वाइल होता है, इंडक्टर में जब दोस्तों कोई करंट फ्लो होती है तो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे हो जाती है, जिससे बोलते हैं लैग कर जाती है। लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं कैपेसिटर में, तो दोस्तों अगर कोई कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट कहने का मतलब, कैपेसिटिव लोड कहने का मतलब कि एक हमारा कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में जो हम कोई करंट फ्लो कराते हैं, अगर दोस्तों हम किसी करंट फ्लो कराते हैं कैपेसिटर में, तो जो करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री दोस्तों अग्रगामी हो जाती है, यानी 90 डिग्री लीड कर जाती है दोस्तों, इसे बोलते हैं लीड। सही फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कि रजिस्टर की, दोस्तों अगर बात करते हैं हम रजिस्टर की, दोस्तों रजिस्टर केस में करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। इसलिए अगर cos पावर फैक्टर की बात करें cos फाई, सही फ्रेंड्स, तो एंगल आप जीरो रखोगे तो cos फाई का पाई जीरो का मान दोस्तों 1 होता है, यानी यूनिटी पावर फैक्टर। तो रजिस्टेंस केस में दोस्तों क्या होता है, रजिस्टर, इसका आंसर क्या होगा, प्रतिरोध। सही फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का रिपल फैक्टर होता है। देखिए, रिपल फैक्टर हमने बताया था जब एसी को डीसी में आप कन्वर्ट करते हो, किसकी हेल्प से, रेक्टिफायर से। रेक्टिफायर का कार्य होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो दोस्तों उस एसी में वो प्योर एसी नहीं होती, उसे बोलते हैं पल्सेटिंग। कुछ ऐसा अगर फुल वेव रेक्टिफायर आप यूज करेंगे तो आपको कुछ ऐसा आपको वेव मिलेगा, ठीक है, ये पल्सेटिंग वेव होता है, ये प्योर वेव नहीं होता दोस्तों। अगर हमें प्योर चाहिए, प्योर अगर हमें तरंग चाहिए या फिर प्योर सप्लाई चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों हमें लगाना पड़ता है फिल्टर सर्किट लगाने से हमारा क्या होता है, रिपल खत्म हो जाता है। यानी रिपल फैक्टर अगर बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, तो दोस्तों बहुत कम होती है, जैसे कि 0.48 होती है। अगर दोस्तों हाफ वेव की बात करें तो 1.21 होती है। सही फ्रेंड्स, अगला देखते हैं क्वेश्चन, नॉर्टन थ्योरम रिजल्ट्स इन। दोस्तों जो नॉर्टन प्रमेय है, आपको जैसे नेटवर्क मैंने पढ़ाया था, तो वहां पे नॉर्टन
थ्योरम था, सुपरपोजिशन, थेवेनिन था, कई सारे थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया था। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि नॉर्टन थ्योरम रिजल्ट्स इन, मतलब नॉर्टन थ्योरम का जो फाइनली रिजल्ट होता है वो क्या बनता है। दोस्तों जब नॉर्टन थ्योरम जब कैलकुलेट करते हैं, कई सारे वोल्टेज सोर्स एक्टिव जो सर्किट रहते हैं, एक्टिव जो हमारा एक सर्किट होता है, तो उसमें कई सारे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स लगे होते हैं, उसको क्या करते हैं, एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं दोस्तों एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में होता है, इसको नॉर्टन रेजिस्टेंस कह सकते हैं। सही दोस्तों, नॉर्टन रेजिस्टेंस, और एक करंट सोर्स के पैरेलल में लगा देते हैं। तो दोस्तों क्या धारा स्रोत प्रतिबाधा के समांतर में हो, प्रतिबाधा मतलब ये दोस्तों कह सकते हैं रेजिस्टेंस। जिस तरह आप डीसी में बात करते हैं रेजिस्टेंस की, उसी तरह एसी में जो धारा विरोध करता है उसे इंपीडेंस बोला जाता है, प्रतिबाधा। सही फ्रेंड्स, तो जैसा कि देख रहे होंगे धारा के धारा स्रोत समांतर प्रतिबाधा के समांतर में, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। देखिए करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों तीन प्रतिरोध, सही कह रहा है R1 R2 R3 समांतर में जुड़े हैं, यदि R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन R3 तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि दोस्तों कह रहा है कि R1 का मान R2 से बड़ा हो और R2 का मान R3 से बड़ा हो, तो दोस्तों टोटल तुल्य प्रतिरोध उस सर्किट का, मतलब कह रहा है कि हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट में तीन लोड लगे हैं, सही फ्रेंड्स, पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल में, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। सही फ्रेंड्स, तो ये पूछना चाहता है कि अगर R3 सबसे छोटा है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस, यानी ए और बी के अगर क्रॉस निकाला जाए, ए और बी के क्रॉस, इन दोनों पॉइंटों के बीच में अगर हम फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस को, तो कितना होगा। तो फ्रेंड्स तीनों प्रतिरोधों का औसत R3 से कम होगा, R1 से अधिक होगा, तीनों प्रतिरोधों का योग होगा। दोस्तों R3 से कम होगा, आप कोई भी एक एज्यूम कर लीजिएगा, सपोज कर लीजिए 2 है और ये 3 है और ये 4 है, तो दोस्तों आप इसको जब सॉल्व करेंगे 1/r पैरेलल में, तो दोस्तों आपको फार्मूला पता है, एक बटे कुछ भी मान लीजिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। सही फ्रेंड्स, सपोज के लिए दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, सही है। तो कुछ भी मान लीजिए आपकी R1 सबसे जो छोटा है ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपकी जो वैल्यू आएगी ये 2 से भी कम आएगी। सही फ्रेंड्स, तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं आप। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि शुष्क सेल की क्षमता विभव होती है, मतलब जो दोस्तों ड्राई सेल होता है, ड्राई सेल, यानी ड्राई सेल में अगर बात करें कौन कौन से ड्राई सेल क्या होते हैं दोस्तों, बोलते हैं उसको प्राइमरी सेल। सेल दोस्तों दो प्रकार के पड़ते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जिसको दोस्तों फिर से चार्ज न किया जा सके वो हमारे होते हैं जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेल, जिनको हम पुनः चार्ज कर देते हैं वो होते हैं हमारे सेकेंडरी सेल। तो ड्राई सेल प्राइमरी सेल में आते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारा लेग्रांजे सेल है, सही है, तो लेग्रांजे सेल क्या है, एक ड्राई सेल होता है। तो दोस्तों अगर बात करें कि उसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है, कैपेसिटी, दोस्तों 1.5 वोल्ट होती है। सही फ्रेंड्स, इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एलईडी अधिकतम वोल्टेज रेटिंग होती है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो एलईडी होती है मैक्सिमम कितने वोल्टेज दे सकती है, मतलब कितना वोल्टेज आप उसको दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर एलईडी का आप 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट देंगे तो वो जल सकती है, मैक्सिमम 4.3 वोल्ट। दोस्तों ये भी फिक्स वैल्यू नहीं है, एक अप्रोक्स वैल्यू है। 4 वोल्ट के ऊपर मतलब 4.3 वोल्ट तक कई बुकों में दिया है, आप देख सकते हैं। तो इतने अप्रोक्स 4.3 वोल्ट तक की जो वोल्टेज उसको सहन कर सकती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस डायोड की सबसे ज्यादा डोपिंग की जाती है। दोस्तों डोपिंग किससे बात आती है, डोपिंग क्या है कि किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम डोपिंग कहते हैं। और पता है आपको, डोपिंग मिलाने से चार्ज जो कैरियर होते हैं वो बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब उसकी अगर चार्ज कैरियर बढ़ गए तो उसमें करंट भी ज्यादा फ्लो होगी, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा है कि I बराबर दोस्तों NeAVD। सही फ्रेंड्स, NeAVD आपने फार्मूला पढ़ा है, जहां पे N क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज जो कैरियर होते हैं। जितना ज्यादा चार्ज कैरियर होंगे, आप डोपिंग बढ़ाएंगे उतने ज्यादा चार्ज कैरियर होंगे दोस्तों, तो उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं डोपिंग की तो दोस्तों करते हैं हम जीनर डायोड की, यानी जीनर डायोड की दोस्तों सबसे ज्यादा डोपिंग की जाती है अगर इनकी बात करें जो डायोड है। सही है दोस्तों, वैसे अगर रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। सही फ्रेंड्स, अब बैरेक्टर डायोड की बात करें दोस्तों तो बैरेक्टर डायोड की लाइटली डोपिंग, मतलब बहुत ही कम डोपिंग करते हैं। सही है, फोटो डायोड है और एलईडी। सही फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज
हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती, हेल्पफुल लगती है तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, मेरे हर वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उसमें मैंने हर एक पॉइंट जो भी आपको जीना डायोड, बैरेक्टर डायोड, फोटो डायोड एप्लीकेशन के साथ इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है दोस्तों? मतलब कितने जूल होते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? दोस्तों ये सिंपल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों जब फाइंड करते हैं तो आपको पता है कि 1.6 इंटू 10⁻90 जूल। सही फ्रेंड, ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन यूपीपीसीएल में, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस कलर की एलईडी सबसे ज्यादा वोल्टेज लेती है? देखिए दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है कि किस कलर के लिए, ये जितने भी कलर हैं दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में एलईडी की वीडियो देखेंगे तो उसमें सारे कलर के लिए मैंने वोल्टेज रेटिंग लिखा है कि कौन सी कलर के लिए कितने वोल्ट जो एलईडी होती है कितने वोल्टेज लेती है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे ज्यादा वोल्टेज। दोस्तों सबसे ज्यादा वोल्टेज जो होता है एलईडी, जो दोस्तों एलईडी होती है लाइट व्हाइट कलर की जो एलईडी होती है, आपके घरों में जो दोस्तों एलईडी लगती है वो व्हाइट कलर की प्रकाश देती है। अगर बात करें उसकी जो एलईडी, एक एलईडी होती है लगभग 4 वोल्ट, लगभग अप्रॉक्स 4 वोल्ट से ऊपर 4.2 या 4.3 वोल्ट तक दोस्तों ये जो होती है इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है। सही फ्रेंड्स, अगर बात करें एलओ की तो ये दोस्तों इससे कम होता है। सही फ्रेंड्स, 2 वोल्ट की लगभग होता है। सही फ्रेंड्स, अगला देखते हैं कि क्वेश्चन, नोट काउंटिंग मशीन में कौन सा डायोड लगाया जाता है? दोस्तों नोट काउंटिंग मशीन, आपने बैंकों में गए होंगे तो देखे होंगे, आपकी जो नोटों की गड्डी होती है आप कहीं भी देखे होंगे, उस नोट को काउंट करने के लिए एक मशीन में डाला जाता है और उसके बाद वो नोट 100 या 200 उस काउंट करके मतलब आपको बता देता है कि इतने नोट हैं। दोस्तों नोट काउंटिंग, अब नोट मतलब है पैसा वाला जो नोट है, तो दोस्तों उसको काउंटिंग करने के लिए हमने बताया था आपको फोटो डायोड। फोटो डायोड को दोस्तों एक सेंसर के रूप में प्रयोग किया जाता है, फोटो डिटेक्टर भी कहते हैं इसको। ये क्या करता है, डिटेक्ट। हमने बताया था कि एक साइड हम क्या लगा देते हैं, जैसे दो चीजें हैं, एक साइड हमने क्या लगाया, एक साइड हमने दोस्तों फोटो डायोड लगा दिया है, दिस इज फोटो डायोड, और एक साइड हमें लगाना है एलईडी। सही फ्रेंड्स, हमने क्या किया, एक साइड फोटो डायोड लगाया एलईडी। जैसे फोटो डायोड पे एलईडी पड़ेगी, इसका रेज पड़ता है, तो फोटो डायोड पे जब कोई रेज पड़ता है उसका जो चार्ज कंसंट्रेशन, जो चार्ज कैरियर वो बढ़ जाते हैं और धारा ज्यादा हो जाती है, तो दोस्तों पता चल जाता है कि ये फोटो डायोड जो करंट बढ़ गई, और जब इस पे कोई वस्तु आ जाती है तो ये लाइट को कट करती है, जिससे वो करंट फिर कम हो जाती है। इस पे पढ़ना फोटो डायोड, आपने कुछ ऐसा देखा होगा, फोटो डायोड को सिंबल दोस्तों ऐसे रहता है। फोटो डायोड का मतलब है इस पे रेज पड़ती है। सही दोस्तों, यानी कह सकते हैं फोटो डायोड क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब बात करते हैं एलईडी की, तो दोस्तों एलईडी का कुछ सिंबल आपने इस तरह देखा होगा, ये एलईडी है, और एलईडी में दोस्तों क्या होता है कि ये लाइट को एमिट करती है। तो दोस्तों जब इसको लाइट को एमिट करेगी, सपोज कर लो विदाउट लाइट एमिट कर रही थी 20 मिली एम्पियर करंट, सपोज कर लीजिए 20 मिली एम्पियर करंट, मिली ज्यादा हो जाएगी माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर दोस्तों करंट क्या था विदाउट इसके। जब इसमें कोई एक मान सपोज के लिए नोट आ गई, उस कंडीशन में ये जो एलईडी का रेज है यहाँ पे फोटो डायोड पे नहीं पड़ रहा है, इसलिए जो फोटो डायोड में जो चार्ज कैरियर वो बढ़ नहीं पा रहा है, इसीलिए 20 एम्पियर है। जैसे दोस्तों ये एलईडी, ये नोट हटा दिया, ये प्लेस एलईडी का प्रकाश इस पे पड़ेगा, तो दोस्तों ये करंट जो चार्ज कैरियर बढ़ने से 25 माइक्रो एम्पियर हो जाती है। कहने का मतलब जब इस पे एलईडी पड़ेगी तो करंट बढ़ेगी, जब नहीं पड़ेगी तो करंट घटेगी। मतलब हम बता सकते हैं कि कितनी बार करंट बढ़ी और कितनी बार करंट घटी, इससे बता सकते हैं कि कितने बार इसके रास्ते में रुकावट आई। दोस्तों इससे हम काउंट कर सकते हैं। ये डोर जो होता है ना, दरवाजे, उस पर भी दोस्तों हम पता कर सकते हैं दरवाजा कितनी बार ओपन हुआ, कितनी बार खोला। सही दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटर की परमिटिविटी कितनी होती है? दोस्तों परमिटिविटी को इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अलग अलग जैसे हम बात करते हैं एयर की, वैक्यूम की दोस्तों, तो वहां पे आपने फ्री स्पेस में 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दोस्तों इसकी यूनिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि परमिटिविटी की दोस्तों जो यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही फ्रेंड्स, तो लेकिन वाटर की जो परमिटिविटी होती है दोस्तों 7.12 इंटू 10⁻10 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इसको नोट कर सकते हैं, कई बार आपको डायरेक्ट वैल्यू, देखिए फ्रेंड्स कुछ चीजें तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनके लिए कोई भी तरीका नहीं जो हम समझा दें, ये वैल्यू है जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू तो लर्न ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आज का जो एग्जाम का पैटर्न है वो ज्यादातर इसी टाइप के डेटाबेस क्वेश्चन बना रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में फर्मी लेवल कहां होता है? देखिए फ्रेंड्स, फर्मी लेवल बात करते हैं जब कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, यानी जब शुद्ध दोस्तों बात करते हैं शुद्ध अर्धचालक, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, इंट्रिंसिक की, तो जो हमारा आपको पता है कि अगर देखा जाए तो जब हम बनाते हैं
दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज बैलेंस बैंड। तो फ्रेंड्स अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो जो हमारी फर्मी लेवल होती है दोस्तों, फर्मी लेवल मिड में होती है, यानी फर्मी लेवल आप इसको एफ भी लिख सकते हैं, फर्मी लेवल यानी फर्मी लेवल दोस्तों मिड में होती है। लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर की जब बात करते हैं तो दोस्तों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप और पी टाइप आता है। दोस्तों एन टाइप सेमीकंडक्टर में दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज बैलेंस बैंड। तो दोस्तों जब बात करते हैं हम कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में दिस इज एन टाइप, एन टाइप, तो दोस्तों एन टाइप सेमीकंडक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो नियर टू कंडक्शन बैंड, दोस्तों कंडक्शन बैंड के पास में जो फर्मी लेवल होती है, फर्मी लेवल आप कह सकते हैं, जो फर्मी लेवल होती है दोस्तों ये कंडक्शन बैंड के पास में होती है। जब पी टाइप की बात करते हैं दोस्तों तो बैलेंस बैंड के पास में होती है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस डायोड को वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में प्रयोग करते हैं। दोस्तों वोल्टेज वेरिएबल के रूप में किस डायोड को, इसका दूसरा नाम है दोस्तों, देखिए जीनर डायोड जो होता है दोस्तों वो हम एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज करते हैं। अब बैरेक्टर डायोड की बात करते हैं तो दोस्तों बैरेक्टर डायोड को ही हम यूज करते हैं वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में। फोटो डायोड का आपको पता है, फोटो डायोड फोटो डिटेक्टर के रूप में प्रयोग करते हैं, इसका दूसरा नाम है। अब फोटो डायोड का हमने बताया नोट काउंटिंग मशीन हो गई, स्ट्रीट लाइट में यूज कर देते हैं। एलईडी पता है आपको, सेंसर जो भी इंडिकेटिंग चीजें हैं डेकोरेशन के रूप में यूज करते हैं एलईडी का। सही फ्रेंड्स, तो जो हमारा बैरेक्टर डायोड का आपने कुछ सिंबल देखा होगा ऐसे, जहां पे कैपेसिटर जनरेट हो जाता है दोस्तों, ये दिस इज वेरिएबल कैपेसिटर। आपको पता है कि रिवर्स बायस में रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने घटाने से जितना ज्यादा वोल्टेज को वेरी कराते हैं उतना ही ज्यादा ये कैपेसिटेंस का मान कम बेसी होता रहता है। सही फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएन जंक्शन से होकर गुजरने वाली धारा होती है। दोस्तों ये आपने पढ़ा है कि पीएन जंक्शन किसी भी क्रिस्टल में आधे भाग में पी और आधे भाग में एन टाइप सेमीकंडक्टर मिला दिया जाता है, दिस इज पीएन जंक्शन होता है। सही है, पीएन जंक्शन को पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। तो दोस्तों पीएन जंक्शन से होकर गुजरने वाली धारा कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन बोथ, या फिर नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता ड्रिफ्ट करंट, दोस्तों ड्रिफ्ट करंट का आप मैटर समझिए। ड्रिफ्ट करंट अगर किसी कंडक्टर में किसी करंट को फ्लो होने की बात करते हैं दोस्तों, वो होती है हमारी ड्रिफ्ट करंट। सही फ्रेंड्स, यानी जब जहां पे इलेक्ट्रॉन, एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के कारण जो करंट फ्लो हो रही है दोस्तों उसे हम बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। लेकिन जहां पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के रिकॉम्बिनेशन से यानी मूवमेंट से जो करंट फ्लो होती है उसे डिफ्यूजन करंट कहते हैं। और डिफ्यूजन करंट की जब दोस्तों बात करते हैं तो किसी सेमीकंडक्टर डिवाइस में जो करंट फ्लो होती है उसे हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। लेकिन किसी पीएन जंक्शन से होके वाली गुजरने वाली धारा को दोस्तों जो होता है वो ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन दोनों होता है। सही फ्रेंड्स, यानी किसी पीएन जंक्शन से होके गुजरने वाली जो धारा होती है ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन दोनों होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत दबाव को मापने वाला यंत्र है। दोस्तों ये सिंपल है, लेकिन ये बातों से इससे कई लोग लड़के कंफ्यूज होते हैं कि विद्युत दबाव क्या होता है। दोस्तों इसको इलेक्ट्रिकल प्रेशर इंग्लिश में बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रेशर आपको पता है, वोल्टेज इज द इलेक्ट्रिकल प्रेशर क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन। वोल्टेज एक प्रकार का विद्युत दाब होता है जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों वोल्टेज क्या है, प्रेशर। तो दोस्तों विद्युत दबाव का मतलब होता है कि प्रेशर, प्रेशर वोल्टेज। और आपको पता है वोल्टेज जो होता है दोस्तों वोल्ट मीटर द्वारा मेजर करते हैं। अगर बात करें वाट मीटर तो वाट मीटर पावर को मेजर करता है। दोस्तों बात करते हैं अमीटर की, दोस्तों अमीटर करंट को मेजर करता है। अगर दोस्तों बात करते हैं पावर फैक्टर मीटर की दोस्तों, तो ये पावर फैक्टर को मेजर करता है। वाट मीटर दोस्तों किसको मेजर करता है, पावर को मेजर करता है। सर फ्रेंड्स, अगला देखिए, एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के स्विच का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कई बार आपके टेक्नीशियन जो यूपीपीसीएल टेक्नीशियन TG2 है उसमें पूछता रहता है क्वेश्चन इस टाइप के। आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल आपके जो एग्जाम का पैटर्न है वो ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपसे प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों पूछ रहा है एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रण करने के लिए किस स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि स्विच 3 टाइप के यूज करते हैं। वन वे स्विच, दोस्तों जब बात करते हैं वन वे स्विच में आपको पहचान क्या होगी, जहां पे पीछे साइड देखेंगे, बैक साइड उसके, तो 2 टर्मिनल आपको पीछे दिखेंगे जो वायर को लगाने के लिए, दिस इज वन वे स्विच। सही फ्रेंड्स, ये हमारा एक तरह से कर सकते हैं कि ये हमारा वन वे स्विच है। सही फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं 2 वे स्विच अगर आपको कहीं दिखने को मिले दोस्तों, तो वहां पे क्या होता है, बैक साइड देखेंगे वहां पे 3 टर्मिनल निके होते हैं, 3 वायर को आप कनेक्ट करा सकते हैं। दिस इज दोस्तों, अगर बात करें ये हमारा क्या है, ये हमारा एक है दोस्तों, ये हमारा 2 वे स्विच होता है। सही है, 2 वे स्विच, 1 वे स्विच नॉर्मली आपके जो घरों में यूज होता है दोस्तों वो 2 वे स्विच होता है। और जो जीने की वायरिंग होती है वहां पे दोस्तों 2 वे स्विच यूज होता है। अगर बात करें इंटरमीडिएट स्विच दोस्तों, इंटरमीडिएट स्विच का कुछ ऐसा सिंबल बनता है ऐसे,
दोस्तों ये होता है हमारा इंटरमीडिएट स्विच। दोस्तों इंटरमीडिएट स्विच का हम प्रयोग करते हैं 3 जगह, दो से अधिक लैंप को, मतलब 2 स्थानों से अधिक, मिनिमम 3 स्थान से, आप कह सकते हैं 3 स्थानों से नियंत्रित करने के लिए कौन सी स्विच होगी? इंटरमीडिएट स्विच। 2 स्थान से कंट्रोल करने के लिए, मतलब 2 स्थान से किसी भी लैंप को कंट्रोल करना है तो हम 2 वे स्विच लगाएंगे। अगर एक स्थान से किसी भी स्विच को कंट्रोल करना है, लैंप को कंट्रोल करना है दोस्तों, तो 1 वे स्विच लगाएंगे। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा इंटरमीडिएट स्विच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डिवाइस निम्न में से धारा नियंत्रित कौन सी डिवाइस है? दोस्तों लिख सकते हैं कौन सी। सही फ्रेंड्स, कौन सी डिवाइस निम्न में से धारा नियंत्रण डिवाइस है? करंट कंट्रोल डिवाइस कौन सी है? दोस्तों बात करते हैं एफईटी। एफईटी का दोस्तों फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दोस्तों अगला बात करते हैं मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगला होता है दोस्तों बीजेटी, बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। दोस्तों ये बीजेटी जो होती है, ये बाईपोलर जो ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों, ये हमारा एक करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। जबकि बात करते हैं एफईटी की, मॉसफेट, सीमॉस की बात करें दोस्तों, तो एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, कह रहा है कि ये जो सिंबल है, प्रतीक है, किसका है? दोस्तों आपको पता है जेड, हमने एक ट्रिक बताया था जब मैंने पढ़ाया था अपना। आप फ्रेंड्स हमारे वीडियो जो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों ये होता है जीना डायोड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हैं सिंबल। सही फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 वाट तथा 500 वाट के बल्ब के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा यदि वोल्टेज समान हो? देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस का जब फार्मूला हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो आपको फार्मूला एक पढ़ा होगा V²/P। सही फ्रेंड्स, आपको पता है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी दोस्तों पावर रेटिंग कम होगी। यहाँ पे वोल्टेज को उसने कांस्टेंट कर दिया दोनों कंडीशन में। सही दोस्तों, अगर दोस्तों कुछ भी मान लीजिए P1, यानी यहाँ पे कर लें P1/P2 = R2/R1, क्योंकि दोस्तों ये रेसिप्रोकल होते हैं, पावर के रेसिप्रोकल होता है जो पावर रेजिस्टेंस होता है। सही फ्रेंड्स, दोस्तों अगर इसको दिस इक्वल टू आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको R1/R2 चाहिए आपको रेशियो, R1/R2, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, यानी R2 कितना है, सॉरी P2 हो जाएगा आपका, P2 कितना है 500 वाट, 500 वाट / 100 वाट। सही फ्रेंड्स, तो रेशियो आपका आ जाएगा 5:1 का। सही दोस्तों, 5:1 का ये रेशियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि फ्यूज का उपयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, फ्यूज आपके घरों में फ्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी देखते हैं कि जो फ्यूज खराब हो जाता है तो आप उसको चेंज करते हैं। नॉर्मली घरों में दोस्तों किटकैट फ्यूज यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर सकते हैं कि घरों में जैसे HRC फ्यूज है वो हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे जब हम यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड अभी बात करते हैं जो घरों में यूज होता है किटकैट फ्यूज होता है। तो दोस्तों फ्यूज की बात करते हैं कि हानि पहुंचाने बिना उच्च धारा को प्रवाहित होने देता है। दोस्तों कभी ऐसा नहीं कर सकता। अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत को परिपथ को तोड़ता है, किसी व्यक्ति को विद्युत झटके से बचाता है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अधिक जब भी करंट बढ़ जाती है दोस्तों, तो उस कंडीशन में जो सर्किट होता है ओपन कर देता है। दोस्तों फ्यूज की बात करते हैं तो हमेशा लाइन वायर, मतलब फेज वायर में फ्यूज को दोस्तों लगाया जाता है। सही फ्रेंड्स, फ्यूज को एक लाइन वायर में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीट सिंक के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, आप जब कोई पीसीबी इन्वर्टर खोलेंगे, अब कोई भी इन्वर्टर रिपेयरिंग के लिए खुला हुआ है, वहां पे जाएंगे तो मॉसफेट होते हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे होते हैं। वहां पे एक हीट सिंक जो कुछ ऐसे बना रहता है, इस टाइप से लगा रहता है दोस्तों, तो उसके ऊपर यहाँ पे एक 3 टर्मिनल बीजेटी मॉसफेट, कुछ मॉसफेट लगा रहेगा या फिर ट्रांजिस्टर लगाएगा, इसके टच हुआ एक मॉसफेट लगा रहता है, या कभी कभी मॉसफेट के ऊपर ही ये ट्रांजिस्टर लगा दिया जाता है। सही फ्रेंड, मॉसफेट लगा होता है और इसके नीचे जो ऐसा रहता है ये हीट सिंक। तो दोस्तों हीट सिंक किसका बना होता है? दोस्तों एल्युमिनियम का बना होता है। देखिए जो हीट सिंक होता है एल्युमिनियम का बना होता है। एल्युमिनियम को क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ एल्युमिनियम जो होता है दोस्तों वो उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है कंपैरिजन टू कॉपर, लोहा और टीन के। अगर इन ऑप्शनों को देखा जाए तो इनसे सबसे ज्यादा प्रीफर करेंगे एल्युमिनियम। दोस्तों हीट सिंक जो होता है हमारा एल्युमिनियम का बनाया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम एक बेस्ट कंडक्टर नहीं बोल सकते, धारा का चालन अच्छा नहीं हो सकता कॉपर इतना, बट अगर बात करें कि दोस्तों अगर उष्मा का चालन तो कॉपर से ज्यादा होगा एल्युमिनियम में। इसीलिए हीट सिंक जो होता है दोस्तों ये हम एल्युमिनियम को बनाते हैं। जब भी हमारा जो मॉसफेट या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे होते हैं हीट होते हैं, तो उसका जो उष्मा होती है इसमें जाने के बाद डिसिपेट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है,
दोस्तों पेंटावेलेंट पंच संयोजित तत्व वाली इंप्योरिटी, जब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है दोस्तों, एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी बनाते हैं, मिलाते हैं दोस्तों। आपको पता है बोरान, एल्युमिनियम, इंडियम, ये तीनों दोस्तों अगर बात करें तो ये ट्राईवेलेंट होती हैं। क्या होती हैं? ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी होती है। इनके बाहरी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्राईवेलेंट होती हैं। सही फ्रेंड्स। अगर फास्फोरस की बात की जाए पी, दोस्तों अगर फास्फोरस की बात की जाए तो ये एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, किसी नेटवर्क में 2 या अधिक शाखाओं को परिच्छेदन बिंदु कहलाता है। यानी 2 से अधिक बिंदुओं को परिच्छेद, यानी इंटर, ऐसा बोल सकते हैं परिच्छेद करना दोस्तों। इस पॉइंट को हम बोलते हैं दोस्तों नोड। सही फ्रेंड्स। शाखा बोलेंगे नहीं, ब्रांच, ठीक है, द्विग नहीं बोलते हैं, पथ नहीं बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं नोड। नोट नहीं होता फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं नोड। सही फ्रेंड्स। में मिनिमम 2 से अधिक 3 वायर जहां पे मिलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं हम नोड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एवलांच ब्रेकडाउन के बाद डायोड किस तरह व्यवहार करता है। अगर दोस्तों एवलांच ब्रेकडाउन, हमने 2 प्रकार के ब्रेकडाउन आपको पढ़ाया है, एक तो बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन और एक को बोलते हैं दोस्तों एवलांच ब्रेकडाउन। दोस्तों जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन की कंडीशन क्या है? जो जीनर ब्रेकडाउन होता है वो लो वोल्टेज, यानी जो जीनर वोल्टेज होता है दोस्तों ब्रेकडाउन, वो 5 से 8 वोल्ट पे हो जाता है। सही फ्रेंड्स। यानी जीनर ब्रेकडाउन, अगर बात करें जीनर ब्रेकडाउन की दोस्तों, कम वोल्टेज पे होता है, 5 से 8 वोल्ट पे हो जाता है। और जीनर ब्रेकडाउन होने के बाद डायोड जो होता है, जीनर डायोड रिवर्स बायस में एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करता है। यानी कह सकते हैं कि दोस्तों वह वहां पे बर्न नहीं करता। लेकिन अगर कोई एवलांच ब्रेकडाउन की बात करते हैं दोस्तों, दोनों जो ब्रेकडाउन इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं वो दोस्तों आपको मिलते हैं रिवर्स बायस में। दोस्तों जीनर जो डायोड होता है उसमें हाई डोपिंग होता है दोस्तों, तो वहां पे हाई डोपिंग करने से जो फील्ड इंटेंसिटी होती है ज्यादा होती है, और दोस्तों क्या होता है वहां पे कम वोल्टेज पे ही जो जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है। सही फ्रेंड्स। अगर बात करें एवलांच ब्रेकडाउन तो ज्यादा हाई वोल्टेज पे, ज्यादा वोल्टेज पे होता है, और जब एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है दोस्तों उस कंडीशन में दोस्तों जो डायोड होता है वो हमारा जलकर नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। सही फ्रेंड, डायोड जल जाता है। सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन सोलर सेल का दूसरा नाम है। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा हुआ है कि सोलर सेल का दूसरा क्या नाम है। तो दोस्तों अगर बात करें बैरेक्टर डायोड, देखिए बैरेक्टर डायोड हम एज लाइक सोलर सेल हम स्टडी करते हैं। सोलर सेल का जो फंक्शन है बैरेक्टर डायोड का फंक्शन के रूप में पढ़ सकते हैं। अगर लो वोल्टेज की बात करते हैं या हाई वोल्टेज रेटिंग में, आपको पता है कि सोलर सेल का भी कार्य होता है, जो प्रकाश किसी सोलर सेल पे पड़ती है तो वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये भी दोस्तों लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और दोस्तों बैरेक्टर डायोड की अगर बात करें तो ये भी लाइट एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन दोनों में अंतर ये दोस्तों कि दिस सोलर का दूसरा नाम होता है दोस्तों, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। सही फ्रेंड्स। ये लो वोल्टेज, आपको पता है बैरेक्टर डायोड बहुत ही कम वोल्टेज पे ब्रेकडाउन इफेक्ट आपको मिल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर बात करें हम कि जो आपका जो सोलर सेल होता है उसका दूसरा नाम होता है दोस्तों फोटोवोल्टाइक सेल। सही दोस्तों, फोटोवोल्टाइक सेल के नाम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न से पैसिव कंपोनेंट है। दोस्तों पैसिव एक्टिव आपको बहुत बार मैंने पढ़ाया है। पैसिव कंपोनेंट का मतलब होता है जिसमें अगर कोई हमारा कोई कंपोनेंट है जिससे अगर कोई करंट फ्लो हुई, उसके मान में अगर कमी आई, यानी डिसिपेट हुआ, कमी आई करंट में दोस्तों, उसको बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट दोस्तों हमारे रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, दोस्तों इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, ये तीनों ऐसे जो कंपोनेंट होते हैं ये दोस्तों एक पैसिव कंपोनेंट है। अगर एक्टिव की बात करते हैं तो ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइस विल बी दोस्तों एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। अगर दोस्तों बात करें करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ये भी हमारे एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। लेकिन आरएलसी, रजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर की बात करते हैं तो ये सभी दोस्तों क्या है? पैसिव कंपोनेंट है। सही फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों कह रहा है कि अगर किसी सेमीकंडक्टर को आप हीट करते हो, गर्म करते हो, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों किसी भी अगर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो उसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे, सेमीकंडक्टर दोस्तों टेम्परेचर इंक्रीज कराने से जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी दोस्तों रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है? घट जाता है। सही फ्रेंड्स। आसान क्वेश्चन था, अब इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। यानी नाइक्रोम का उपयोग दोस्तों किस पर्पज के लिए करते हैं? लैंप के फिलामेंट में तंतु दोस्तों होता है फिलामेंट में, तो लैंप के फिलामेंट में दोस्तों यूज किया जाता है तंतु। फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का होता है। उष्मक का दोस्तों बात है यहाँ हीटर, उष्मक का मतलब यहाँ पे हीटर। तो दोस्तों हीटर में जो आपको लगता है हीटर कुछ बना होता है दोस्तों, हीटर में जो बना रहता है उसको दोस्तों बोलते हैं नाइक्रोम। हीटर का जो तंतु फिलामेंट होता है दोस्तों वो होता है किसका?
यानी जो बाइंडिंग होती है, कुंडली होती है दोस्तों जो हीटर की, वो होती है नाइक्रोम की। सही है दोस्तों। ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग तो जानते हैं आप, कॉपर करते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं, किसी बार मैग्नेट का आंतरिक फ्लक्स की दिशा होती है। ये क्वेश्चन कहना चाहते हैं बार मैग्नेट। देखिए दोस्तों, अगर किसी बार मैग्नेट की बात करें, ये बार मैग्नेट होता है, दिस इज नॉर्थ और दिस इज साउथ। अगर दोस्तों बात करें कि किसी बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइनें होती हैं, अगर आउटर फ्लक्स लाइन देखें नॉर्थ से साउथ की फ्लो होती है, ऐसे आपको फ्लक्स दिशा नॉर्थ से साउथ की हो। लेकिन दोस्तों अगर बात करें आंतरिक, दोस्तों आंतरिक जो फ्लक्स लाइनें होती हैं, यानी मैग्नेट के अंदर जो इसके इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर जो फ्लक्स लाइनें हैं, वो दोस्तों देखने में आपको दिख रहा होगा कि नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की ओर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, साउथ से नॉर्थ। अगर दोस्तों आउटर ऑफ जो पूछता है बाहर, इस बार मैग्नेट के बाहर फ्लक्स दिशाएं जो होती हैं दोस्तों, तो दोस्तों वो क्या हो जाता है हमारा, नॉर्थ से साउथ। अगर दो अलग अलग मैग्नेट की बात करते हैं, दो अलग अलग बार मैग्नेट ना हो, दो अलग अलग मैग्नेट की बात करते हैं, तो यहां पे आंतरिक जो रेजिस्टेंस होता है वो नॉर्थ साउथ हो जाता है। लेकिन बार मैग्नेट कंडीशन में जो आंतरिक प्रतिरोध दोस्तों फ्लक्स होता है वो साउथ से नॉर्थ होता है, फ्लो। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, बिजली बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। देखिए आपके घरों में जो टंगस्टन लैंप है दोस्तों, उसमें एक गैस भरी, एक्चुअली गैस क्यों भरते हैं समझिए। एक्चुअली पहले के जो लैंप थे, पहले कोई भी गैस नहीं भरा जाता था उसमें दोस्तों। उसमें क्या होता था कि जब हीट, जब वो जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है जलता, ग्लो करता है, तो उसमें दोस्तों स्टीम बनता है, और स्टीम ज्यादा बनने से पहले के जो लैंप होते थे, जब उसमें कोई भी गैस नहीं भरी जाती थी दोस्तों, उसमें क्या हो जाता था कि जो उसकी दीवारें होती थी, जो हम बात करें दोस्तों टंगस्टन लैंप की दोस्तों, अगर बात करें उसकी दीवारें जो ब्लैक ब्लैक हो जाती थी, ये काली दोस्तों। तो इस जो स्टीम बनती है, इस स्टीम को यानी खत्म करने के लिए, जो यहाँ पे ब्लैक कलर के जो धब्बे बने उसको ना बनने दें दोस्तों, इसलिए हम यूज करते हैं किसका दोस्तों, हम यूज करते हैं आर्गन का। सही दोस्तों, आर्गन होता है इसका दोस्तों हम प्रयोग करते हैं किसी भी बल्ब में भरने के लिए। फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं। सही फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। फ्रेंड्स इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों कमेंट करें। सही दोस्तों, आप अपना ध्यान रखें और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। सही फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।